सो बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। सो जैसे बेटा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है वो दूसरे किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है ना, या तो अट्रैक्टिव लगाएगा या रिपल्सिव लगाएगा। तो बिना उसे टच किए वो कैसे फोर्स लगा सकता है। ठीक है ना। सो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हर चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड रीजन को मॉडिफाई करता है। इस तरह से मॉडिफाई करता है कि अगर उसके नज़दीक कोई चार्ज आएगा, उस रीजन में कोई चार्ज आएगा, तो उस पर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। जैसे मान लो ये मेरे पास सोर्स चार्ज है Q1, उसके पास मैं कोई Q2 चार्ज लेके आया, इस पे फोर्स लगेगी। अब अगर मैं थोड़ी इसे दूर ले जाऊंगा, Q2 को थोड़ा दूर ले जाऊंगा, तो फोर्स कम हो जाएगी। ऐसे ही मैं दूर ले जाता जाऊं तो फोर्स कम होती जाएगी। एक पॉइंट के बाद अगर मैं Q2 को और दूर ले जाऊंगा तो फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। सो जिस पॉइंट पे जाके फोर्स मिनिमम हो जाती है, ठीक, उस पॉइंट को और सोर्स चार्ज को सेंटर लेके, ठीक है ना, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ऐसे करके एक सर्कल बनाऊंगा, ऐसे सर्कल, वो सर्कल इस सोर्स चार्ज का क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, किसी भी सोर्स चार्ज का वो रीजन उसके अराउंड जिसमें कि कोई और अदर चार्ज अगर हम लेके आएंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। उस रीजन को हम उस सोर्स चार्ज का क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखते हैं कि रीजन इट इज द रीजन अराउंड a source charge around a source charge in which any other charge is acted upon by some force, ठीक है ना। सो उस रीजन को हम उस सोर्स चार्ज का क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। ठीक है बेटा। सो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम क्यों देते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। जैसे हमने मान लो किसी को धक्का देना है, किसी पे फोर्स लगानी है, तो हमें उसके साथ टच करना पड़ेगा। मगर जो चार्ज है वो बिना टच किए ही दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। वो कैसे, ये कैसे लगा सकता है, तो ये बात हम फील्ड कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं कि हर चार्ज अपने अराउंड एक रीजन बनाता है, एक फील्ड बनाता है, जिसमें कि जब भी कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। सो दिस concept of acting force without physical contact is known as action at a distance, and this can be explained with the help of electric field। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा। जैसे बेटा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सोर्स चार्ज है उसके अराउंड एक रीजन बनता है, ठीक है ना, जिसमें कि अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक। तो उस रीजन के अंदर भी फोर्स जो है हर पॉइंट पे सेम नहीं होती। अगर टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो हम लेके आते हैं फील्ड के अंदर फोर्स को चेक करने के लिए। जैसे आपको मालूम है कि मान लो यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखी है, तो मैग्नेट के पास फोर्स है या नहीं कैसे पता लगेगा। अगर हम वुड लेके आएंगे तब तो पता नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो कोई आयरन की चीज लेके आएंगे या दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे, तभी पता चलेगा ना कि ये मैग्नेट जो है ये फोर्स लगा रही है। इसी तरह से बेटा ये चार्ज फोर्स लगाता है, किस रीजन में फोर्स लगाता है ये चेक करने के लिए दूसरा हमें एक और चार्ज चाहिए, उसे हम क्या बोल देंगे, टेस्ट चार्ज बोल देंगे। टेस्ट चार्ज एक स्पेशल चार्ज होता है जिसका कि अपना मैग्नीट्यूड निग्लिजिबली स्मॉल होता है। वो निग्लिजिबली स्मॉल क्यों होता है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है। सो
कोई भी चार्ज जो चेक करने के लिए हम किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। सो ये क्यू नोट क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया। इसे हम क्या बोल देंगे? टेस्ट चार्ज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसका मैग्नीट्यूड निग्लिजिबल स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू सोर्स चार्ज। सो जब टेस्ट चार्ज को हम मान लो इसके बहुत नजदीक लेके आए या ए पॉइंट पे लेके आए तो फोर्स लगेगी। जब जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी, ठीक है ना। सो किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लगती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कितनी फोर्स लगती है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है। जहां पे ज्यादा फोर्स लगेगी वहां पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे कम लगेगी वहां हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है? हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है एट अ गिवन पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, at a given point in the electric field of source charge, in the electric field of source charge is the electrostatic force acting per unit test charge placed at that point, placed at that point, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट क्या होगी कि उस पॉइंट पे जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सोर्स चार्ज लगाता है, उस फोर्स की वैल्यू को, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो मैंने फिजिकल डेफिनेशन लिखी है। अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी है, अगर हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने ऊपर वेक्टर डाला है। तो ये होगा फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज के यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितनी फोर्स लगेगी। देखो मैंने यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखा, मान लो मैं क्यू नोट चार्ज लेके आया, ए पॉइंट पे रख दिया, तो क्यू नोट चार्ज पे ऊपर कितनी फोर्स लगी? मान लो एफ फोर्स लगी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितनी लगेगी? एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट। तो ये वैल्यू हमने लेनी है कि इसके यूनिट मैग्नीट्यूड पे कितनी फोर्स लगती है। सो वो जो यूनिट मैग्नीट्यूड पे फोर्स लगती है उसकी वैल्यू को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है क्यू नोट, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका मैग्नीट्यूड निग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए। तो इसके मैग्नीट्यूड को निग्लिजिबल स्मॉल करने के लिए हम लिमिट लेते हैं, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो। सो लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो का क्या मतलब होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू जीरो के बड़ी नजदीक है, इक्वल नहीं है, उसके बड़ी नजदीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल है। सो इसके मैग्नीट्यूड को स्मॉल करने के लिए हम ये लिमिट लिखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्यों स्मॉल किया जाता है, अब मैं ये बात आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखो, मान लो मैंने ये सोर्स चार्ज लिया, ठीक है ना, और ये इसका क्या हो गया? मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ये वाला, ठीक है ना, ये जो सर्कल मैंने बनाया। तो मान लो यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए ये ए पॉइंट पे रख दिया। अगर मान लो क्यू नोट स्ट्रांग होगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करते हैं दोनों के, सोर्स चार्ज के और इस टेस्ट चार्ज के, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ज्यादा होगा, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से या तो ज्यादा होगा या क्या होगा? कम होगा। डिपेंड करता है कि जो क्यू नोट का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। सो अगर हमने रियल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे जानना है तो क्यू नोट का मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा? स्मॉल करना पड़ेगा, ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वीक हो कि ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। अगर क्यू नोट बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा
और ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, और इसकी रियल वैल्यू हमें ए पॉइंट पे पता नहीं लगेगी। सो इसकी रियल वैल्यू हमें पता लगे, इसलिए क्यू नोट को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या लेते हैं, निग्लिजिबल स्मॉल लेते हैं, ठीक है। सो बेटा अब आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब मैं इसके यूनिट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं। अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच जीरो, टेस्ट चार्ज को जीरो अप्रोच करा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, ठीक है ना। सो इसके क्या यूनिट हो गए, न्यूटन पर कूलम हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट। और अगर हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सो हमें अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट है, ठीक है ना। लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस जीरो है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आपको मालूम ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन करके हम निकाल सकते हैं। और चार्ज का क्या होता है हमें नहीं मालूम, तो इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे, टाइम से ही क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो एम एल टी माइनस टू है ही है, ठीक है ना, और नीचे क्यू ओवर टी क्या हो जाता है, करंट। और करंट क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमने पिछले साल पढ़ा था। और उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ए लिखते हैं हम, ठीक है ना, और टाइम का क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है ना। सो चेक कर लेनी है कैलकुलेशन आपने, और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोच करते हैं, क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज। सो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point source charge, a point source charge, ये फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए क्या क्या करेंगे, हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। पहले सिंपल केस करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो सोर्स चार्ज है ओरिजिन पे पड़ा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मेजर करनी है, पी पॉइंट पे मेजर करनी है, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या रखना पड़ता है, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू नोट है। अब कूलम्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ कितनी फोर्स ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे लगाएगा, ठीक है ना। सो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग कितनी फोर्स लगाएगा ये, कूलम्स लॉ लगाओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, इस सोर्स चार्ज क्यू के कारण। वो फार्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर क्या आएगा, आर वेक्टर का स्केयर आएगा। क्यों स्केयर आया, क्योंकि अब मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। अगर वेक्टर ही यहाँ पे यूज करता तो नीचे क्यू बना था, तो यहाँ मैं स्केयर लिखूंगा, और यहाँ पे डायरेक्शन किससे दूंगा, मैं यूनिट वेक्टर से दूंगा। अगर यहाँ पे मैंने आर वेक्टर लिखना होता तो यहाँ नीचे क्या आ जाना था, क्यू आ जाना था। ये बात मैंने आपको कूलम्स लॉ में डिस्कस की थी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई है क्यू नोट चार्ज पे इस सोर्स चार्ज के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था कि लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस जीरो, एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट, यहाँ पे वैल्यूज भर देंगे। ये देखो लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस जीरो, एफ वेक्टर की वैल्यू भरो, ये वाली जो मैंने लिखी, 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब देखो क्या रह गया लिखना, ये नीचे 1/क्यू नॉट था ना, ये रह गया, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/क्यू नॉट। अब देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास अब क्या रह जाएगा, वही हमारा रिलेशन आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो, 1/4πε0 क्यू ओवर
आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखो लिमिट हमने ले रखी है क्यू नॉट अप्रोचेस 0, मगर पूरे इस फॉर्मूले में क्यू नॉट तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। सो ये लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट हमने क्यों ली थी, क्यू नॉट को स्मॉल करने के लिए। अगर क्यू नॉट ही नहीं है तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, और हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। ये तो मैंने लिखी थी यूनिट वेक्टर के रूप में, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया ओ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे रखने की बजाय किसी पॉइंट पे रख लेते हैं। मान लो पी पॉइंट पे मैंने रख लिया, ये हमारा सोर्स चार्ज आ गया, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, आर वेक्टर ले लेते हैं। दूसरा हमने ए पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया आर नोट वेक्टर, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे इस सोर्स चार्ज के करके। कूलम लॉ लगा दो, क्या आ जाएगी फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नोट ओवर, क्या फार्मूला लगाते हैं, अगर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज। ऑब्जर्वेशन चार्ज क्या हुआ, जिस पे फोर्स लग रही है, किस पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पे, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर नोट वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज जो लगा रहा है क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा, आर नोट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे तो नीचे क्यूब आएगा, और अगर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखेंगे नीचे स्केयर आएगा। ये फोर्स आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है कि लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0, एफ वेक्टर ओवर क्यू नॉट, एफ वेक्टर ओवर क्या होता है, क्यू नॉट, ठीक है ना। एफ वेक्टर की वैल्यू भर दो, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0, एफ वेक्टर की क्या वैल्यू थी, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और साथ में क्या करेंगे, 1/क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया है, इसलिए लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट तो क्यू नॉट को स्मॉल कर रही थी। तो हमारा रिलेशन फिर क्या आ जाएगा, लिमिट को नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा क्यू ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का रिलेशन बन गया इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन क्या लिखते हैं, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0, एफ वेक्टर ओवर क्यू नॉट। मगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो हम सीधा ही ले लेते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू ले लेते हैं, और एफ किसके इक्वल आ जाता है, फिर एफ आ जाता है क्यू ई, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए, कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट की जगह हमने यहाँ पे क्यू यूज़ किया, यानी टेस्ट चार्ज को क्यू लिखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक। इसके बाद देखो आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो क्या होता है कि अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रखी हो तो उस केस में एक गिवन टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी उन सभी चार्जेस के कारण, वो अगर निकालनी हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है ना, तो ये कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है पी पॉइंट पे, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज हमने लिख दिया क्यू नॉट, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया आर नॉट वेक्टर, ठीक। मान लो कोई चार्ज यहाँ पे पड़ा है सोर्स चार्ज Q1,
फिर एक सोर्स चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q2, एक सोर्स चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q3, इसी तरह से बहुत सारे पड़े हैं, सो ऑन। मैं लिख लेता nth चार्ज यहाँ पे पड़ा है Qn, ठीक है ना। Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लो R1 वेक्टर है, Q2 का R2 वेक्टर है, Q3 का R3 वेक्टर है और Qn का Rn वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं Q1 A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है, ये C पॉइंट पे, ऐसे ही सारे चार्ज पड़े हुए हैं। अब ये बहुत सारे चार्ज डिस्क्रीटली फैले हुए हैं, सभी के कारण पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने किया था, सेम उसी तरह से है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोल देता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज, कि Q1 चार्ज करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस Q2 करके कितना होगा, प्लस Q3 करके कितना होगा, इसी तरह से सो ऑन। तो केले केले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हम ऐड कर देंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट पी। सो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखें तो E1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4πε0। क्या आता है, सोर्स चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज तो कट जाता है ना। तो सोर्स चार्ज कितना है, जब E1 निकालेंगे तो क्या इंटरेक्शन लेंगे, Q1 में और Q0 में लेंगे। Q0 टेस्ट चार्ज है, Q1 क्या है, सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज आएगा Q1 और नीचे क्या आ जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज। अब Q1 और Q0 को देखना है, ऑब्जर्वेशन चार्ज Q0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर। और सोर्स चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका Q हो गया और आ गया R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ गया E1। इसी तरह से बेटा E2 लिखना है, वो आ जाएगा 1/4πε0। सोर्स चार्ज अब क्या है, Q2। ऑब्जर्वेशन चार्ज तो वही है, Q0 है, और सोर्स चार्ज बदल गया, Q2 है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, इसका Q हो गया। ये आ गया R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह से सारे हम लिख देंगे। तो इस सारे रिलेशन को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समय लग गया होगा। सो मिलते हैं फिर।